हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड आज जो है हम दूसरी क्लास शुरू करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि 30 क्वेश्चंस 10 क्लास के माध्यम से हम 300 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। उसमें से एक क्लास हो चुकी है एंड आप लोगों को कमेंट करके बताना भी है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 30 में से आपको बताने हैं, ठीक है? 30 में से हमें चाहिए कि कम से कम 22-23 क्वेश्चन सही हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है? ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक व्यक्ति ने एक बैंक में 4 वर्षों के लिए ₹500 ठीक बात है। कहाँ एक व्यक्ति ने चलिए, एक व्यक्ति ने 4 वर्षों के लिए कितने रुपए? ₹500 और 3 वर्षों के लिए कितने? ₹600 एक साधारण ब्याज दर में जमा किए, तो उसे कुल ₹190 की राशि ब्याज के रूप में मिली। तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? मैंने उस दिन बताया था कल वाली जो क्लास में बताया था उसी हिसाब से आप पहले मूलधन को एक तरफ आप बना लीजिए। तो 4 वर्षों के लिए कितने-कितने रुपए? ₹500 यानी 1 वर्ष के लिए अगर कैलकुलेट करते हो आप, तो ये ₹2000 हो गए, ठीक है? यानी 4 वर्षों के लिए ₹500-500 पर आप साधारण ब्याज लगा लीजिए या ₹2000 पर 1 वर्ष के लिए आप साधारण ब्याज लगा दीजिए, ठीक है? सिंपल वही चीज़ होती है। 3 वर्षों के लिए कितने हैं भाई? ₹600 ना? 3 वर्षों के लिए ₹600 यानी ₹1800 तो आपका जो टोटल मूलधन जो आपने ब्याज पर दिया है, वो कितने रुपए है? ₹3800 अब ये बोल रहा है कि ₹3800 का ब्याज कितना हो जाएगा? ₹190 हो जाएगा, ठीक है? तो 190 इंटू आपका 100 हो जाएगा क्योंकि आपका अगर हम फ़ॉर्मूला देखें तो क्या होता है, अगर आपको मूलधन निकालना है वापस या रेट निकालनी है, जो भी चीज़ निकालनी होती है उसमें आप क्या करते हो, इंटरेस्ट को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और जो भी चीज़ निकालनी है, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे रेट निकालनी है, तो मैं यहाँ पे रेट लिख दूँगा और डिवाइड में क्या चला जाएगा, मूलधन गुणा में टाइम चला जाएगा, ठीक है? ऐसे ही अगर आपको टाइम निकालना है, तो आप इंटरेस्ट इंटू 100 तो रखोगे ऊपर, इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे क्या लगा दोगे आप, टाइम को छोड़कर आपका प्रिंसिपल और क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है रेट निकाला मूलधन निकालना है तो आप टाइम इंटू रेट का डिवाइड कर दो, ठीक है? इंटरेस्ट इंटू 100 को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका 190 है इंटू 100 किया, बट हमारे पास क्या-क्या अवेलेबल है? हमारे पास जो है अवेलेबल है, वो क्या है? आपका टाइम और मनी। हमने इसको 1 बना लिया है, यानी हमने इसको मल्टीप्लाई किया कर लिया है, 1 बना लिया है जो कि आपका कितना आ रहा है 3800 ठीक है? जो कि कितना आ रहा है 3800 यहाँ से 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगी। 38 पाँचे आपका 190 होता है क्योंकि 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी 38 होता है, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा 5% इसकी रेट है। क्लियर है? यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ों को रखना है। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या में पहले बा 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? एक बात देखिए कि अगर मान लो यहाँ पे जो बोल रहा है कि ₹100 की आपके पास एक कोई भी अमाउंट है, ठीक है? अब मैंने कहा था ना परसेंटेज में आप 100 मान लो तो भी हो सकता है, तो उस हिसाब से मैं 100 मान के कर रहा हूँ, ठीक है? और 20% बढ़ा दिया, यानी 120 कर दिया आपने, फिर आपने 120 बढ़ा दिया, ठीक है? यानी 120 का 20% कितना होगा भाई? 120 का 20% कर लो, ठीक है? या 1/5 कर लो, तो आपका कितना आ जाएगा? 24 ये सिर्फ़ मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका 20 बढ़ गया, यहाँ पे 24 ये आ गया 144 अब ये जो बोल रहा है ना उसकी चीज़ देखो कि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, यानी 144 से आप वापस इसको कितना कर दो, 100 कर दो, ठीक है? तो आप 100 कर दो तो आपकी कितने प्रतिशत जो है कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा आपको? तो आप बोलोगे कि 44 जो है वो कम कर दो आप। अब इसका परसेंटेज बनाने के लिए आप किस पे परसेंटेज निकालोगे? भई पहले तो हमने इस संख्या से परसेंटेज लेके बढ़ाया था, फिर इस संख्या के ऊपर हमने परसेंटेज बढ़ाया। आप जो कम करेंगे तो वो इस पे कम करेंगे ना 144 पे। तो 44 आपको कम करना है और वो भी 144 वैल्यू में से, इंटू 100 हो जाएगा परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है? तो 4 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 तो 24 4 छीके 24 36 आ गया। अब फिर 4 से काटेंगे तो ये 9 आ गया और 4 से काटेंगे ये 25 आ गया। फर्दर कटेगा? नहीं कटेगा। अब इससे आगे जो है मल्टीप्लाई करो। 11 को क्या कर दो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 पाँचे 55 11 दूनी 22 और 5 27 बटे 9 ठीक है? यहाँ से आप अब आगे कर सकते हो। 9 तिया 27 होता है, भाग टूट जाएगा, आपका बच जाएगा क्या 5 ये 30 बटे पा 30 सही 5 बटे 9 परसेंटेज आपकी सही। क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा करा क्या? नहीं ना, बहुत सिंपल रखना है आपको चीज़ों को। चलिए, 9 अंडर रूट एक्स बराबर हमें दिया है 12 अंडर रूट एक्स प्लस हमें 147 अंडर रूट में दिया है। चलिए इसको बनाते हैं, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देखो, सबसे पहले आपको जो चीज़ें दे रखी है उसको सिम्प्लीफाई कर लो, कि क्या दे रखा है हमें। हमें ये जो दे रखा है 9 अंडर रूट एक्स अब इसको आगे देखोगे, आपको पता है कि 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं,
तो आपका जो 4 अंडर रूट है ये 2 बाहर आ सकता है। तो 2 अंडर रूट क्या लिख दूँगा मैं 3। ऐसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे अंडर रूट 3 आ रहा है तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो तो ये आएगा 4 तिये 12 और 4 में 27 यानी 49 इंटू 3 है ये वैल्यू। तो 49 फिर बाहर आ जाएगा तो 7 रूट 3 बच जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ोगे तो ये 9 रूट 3 आ रहा है। यानी 9 रूट x जो है वो आपका 9 रूट 3 के बराबर है। तो आपका रूट x बराबर क्या आ जाएगा रूट 3 और x की वैल्यू पूछी है तो ये 3 ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सामने देखने वाला आंसर है। चलिए आगे, एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। कोई परीक्षा है, उसमें आप लोग जो है 30% नंबर आए आपके, ठीक है? फिर भी आप 12 नंबर से फेल हो गए। क्या रह गया आपके? 12 और आ जाते, प्लस हो जाते 12 तो आप क्या हो जाते? पास हो जाते। फिर इसने कहा कि इसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के 40% अंक आए और उस उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक से 28 अधिक थे। आपने कहा अगर हमें इसमें न्यूनतम अंक बनाने हैं तो 40% में से अगर आप लोग कितने घटा देते? 28 नंबर घटा देते तो ये न्यूनतम हो जाते। अब देखो ये जो है 30% के अंदर 12 जोड़ा, ये भी पास होने वाले न्यूनतम अंक है और 40% में से 28 घटाया मैंने, ये भी न्यूनतम अंक है। यानी ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए। आप कहोगे बात तो सही है सर, बराबर तो होनी चाहिए। अब देखो इसको इक्वेशन में बदल गया है ये। अब देखो ये 30 जो है इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 40% माइनस 30% और ये जो 28 का माइनस है, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 28 प्लस 12 हो जाएगा। तो ये तो आपका 40 बन गया और वो आगे वाला क्या बन गया 10%। यानी 10% की वैल्यू 40 है, तो आप बोलोगे 100% की वैल्यू 400 हो जाएगी और यही आपके आपके जो मैक्सिमम नंबर है, पूर्णांक जो है आपके कितने हैं? पूर्णांक आपके है क्या है? 400 है। प्राप्तांक तो जो होते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं, पूर्णांक जीतने का पेपर होता है। ठीक है? क्लियर है? कुछ अलग किया गया? तो चीज़ों को उस तरह समझो, जिस तरह से मूल जो ओरिजिनल चीज़ है ना, उसको समझ लोगे, तो आप मैथ के अंदर फेल नहीं होगे। लेकिन आप सीधा डायरेक्ट कोई ट्रिक या फिर कुछ अप्लाई करना चाहोगे, तो फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रिक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या हम बने। यहाँ से मैं भी कर सकता कि 30 और 40 दे रखा है, तो 10% डिफरेंस आ गया, 12 और 28 को जोड़ना होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यों जोड़ते हैं और कैसे जोड़ते हैं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखिए, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर, एल्यूमीनियम, जिंक, कॉपर, एल्यूमीनियम, ठीक है? का भार दे रखा है हमें और 48 केजी भार के मिश्र धातु में, अभी इनका टोटल भार कितना है? 48 केजी। भार में मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमीनियम के भार में अंतर क्या है? आप बोलोगे जिंक और एल्यूमीनियम के भार का अंतर क्या है आपका? 5 है। अगर हम इसको देखें तो ये 5 अंतर है। अगर आपको इसको वेट में निकालना है तो हमें पहले 1 यूनिट का जो है वेट निकालना पड़ेगा। सबसे आप पहले देखोगे कि 3, 2, 5 और 7, 12। 12 की जो वैल्यू है इसका टोटल 12 आपका 48 है। तो आप बोलोगे 1 का क्या हो जाएगा? 4 केजी हो जाएगा। अब जो है आप सबका कंबाइंड निकाल लो या फिर जो इनका अंतर है 5 गुना 4 करके 20 केजी इसका निकाल लो। ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आराम से निकल जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। यदि ए बराबर क्या दिया है आपका? ए बराबर क्या दिया है आपका? ए बराबर 3/5, बी बराबर 7/9, सी बराबर 5/7 हो तो आपको बताना है कि बड़ा छोटा है उसके अंदर। तो इसको तो मैंने कहा ना सिंपली कर लो पहले तो। ये 30 हो जाएगा, 30 में 5 का भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.6, 5 की 30 होता है। अब इसको 70 बना लो, तो यहाँ पे अगर दोगे 7 में 63 होता है, बच गया 7 70, 7 में 63 0.77 आ रहा है। अगर सी की बात करोगे तो यहाँ पे 50/7 कर लो, तो ये भी पो 7 7 49, 10 बच गया 7 एकम, ठीक है? तो अब सबसे बड़ा तो क्या है आपका? बी है, बी सबसे बड़ा है, तो आपको यहाँ पे बी लास्ट में आना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा ये तीनों, ठीक है? ए, सी, बी आपका राइट आंसर है। ये सबसे छोटा जो है ए है, फिर उससे बड़ा क्या है आपका? सी है, फिर उससे बड़ा आपका बी है। ए, सी, बी आपका राइट आंसर। चलिए, 5 पुरुषों का औसत वज़न 3 केजी किग्रा से कम हो गया, जब उनमें से एक 150 किग्रा वज़न वाले व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति रखा जाता है। मान लीजिए, ठीक है? आप लोगों का ये है, आप ये हो, ठीक है? इसमें 5 लोग हैं। अब 5 में से एक बंदा गया 150 किलो का, ठीक है? अब आगे वाला पता नहीं कितने किलो का आ रहा है, तो आप बोलोगे कम से कम है ना इनका बराबर रखने के लिए हमें 150 किलो का बंदा तो चाहिए, भी ताकि इनका एवरेज इक्वल रहे। लेकिन ये बोल रहा है कि इक्वल नहीं रहा, 3 कम हो गया। 5 लोगों का जो वज़न है, यानी ये आ रहा है उसके लिए 5 लोगों का वज़न जो है वो 3-3 किलो कम हो गया। यानी टोटल 15 केजी कम हो गया इसकी वजह आने से। तो इसका मतलब ये 150 केजी का तो नहीं है ना? 150 केजी का आता तो घटता? नहीं घटता ना? तो 15 केजी इसने घटाए हैं, वो आप इसमें से घटा दो, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 135 केजी हो जाएगा। ठीक है? 135 केजी। अब इसको एक्स मान के करो, जेड मान के करो, वो आपकी मर्ज़ी है। 135 केजी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, निम्न में से कौन-सा अनुपात ए अनुपात सी के बराबर होगा? चलिए इसको भी बना लेते हैं। क्या दिया है हमें? ए अनुपात बी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ए बटे बी बराबर आपका क्या? सी बटे डी, यही तो है। अब आप देखोगे यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बटे सी और बटे बी और डी, है ना? ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे आप देखोगे आंसर के अंदर ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि जिसमें ए और सी के बराबर बी और डी लिख रखा हो, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करना पड़ेगा, +1 से आप जोड़ सको, +1 से आप क्या कर दो, जोड़ दो। +1 इसमें जोड़ा, +1 इसमें जोड़ा। तो देखो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, सी बटे में आ जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे तो बी प्लस डी हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही चीज़ हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इंटू बी प्लस डी और इधर क्या हो जाएगा, डी इंटू ए प्लस सी। यही बात है, यहीं आपकी इक्वेशन बैठेगी। देखिए आगे क्या होता है देखो, सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर से लो आप, 1 मिनट रुको। देखो, दोबारा से देखो। हमने पहले देखा कि ए बटे बी बराबर क्या है आपका, सी बटे डी। फिर हमने कहा कि आपका ए बटे सी क्या हो जाएगा, बी प्लस डी हो जाएगा। ठीक बात है। हमने एक-एक जोड़ा इसके अंदर कि ए प्लस सी प्लस 1 किया हमने, बराबर हमने क्या किया, बी प्लस 1 और बटे डी किया हमने, ठीक है? यही तो किया हमने। अब यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसको ऐसे ही रखिए ना, तो ऐसे ही रखिए, इसी इक्वेशन में आप एक-एक जोड़िए। ए बटे बी प्लस 1 सी बटे डी प्लस 1, ठीक है? यहाँ से आप देखोगे तो बी एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, क्योंकि हमें आंसर चाहिए उस हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाएँगे, ठीक है? तो आगे देखोगे तो यहाँ पे डी एलसीएम आ जाएगा और सी प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन मिल रही है ए प्लस बी और सी प्लस डी। अब देखो इसको अगर हम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बटे सी प्लस डी और बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे डी। यही तो इक्वेशन है। ये बी और ये डी को हमने क्या कर दिया, ऊपर-नीचे बी डी से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर, ये इधर आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। यही सिंपल इक्वेशन हुई है, ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हमने क्या रखा है, ए बटे सी। अब बी और डी जो है वो ए सी के बराबर होते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ए बी जो है आपके किसके बराबर होते हैं, सी डी के। अगर हम देखें आगे कि जो ए बटे सी है वो किसके बराबर हो रहे हैं, बी बटे डी के बराबर हो रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे बी और डी की जगह हम ए और सी लिख देंगे। तो ए प्लस बी बटे सी प्लस डी बराबर हम रख देंगे ए बटे सी। ये बी और डी की जगह हमने क्या रखा है, ए बटे सी रखा है, ठीक है? यहाँ से आप देखोगे तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा? ए अनुपात सी के बराबर क्या आ जाएगा? हमें यही पूछा ना, ए अनुपात सी के बराबर। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी अनुपात सी प्लस डी, ठीक है? ए प्लस बी अनुपात सी प्लस डी, ये आपका आंसर होगा थर्ड। हमें इसमें बहुत ही केयरफुली चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमारा आंसर हमें क्या दे रखा है, उस हिसाब से हमें आंसर को निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक जिले में 1,24,000 सॉरी 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो, तो 3 वर्षों के अंत में निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए 10,24,000 अब ये बोल रहा है कि 102 2.5% बढ़ रहा है। यानी 100 के अंदर जोड़ेंगे तो 102.5% हो गया। ठीक है? 102.5 अब इस पॉइंट को हटाएँगे तो आप नीचे 100 लिखते हो ना, वो क्या हो जाएगा, 1 ज़ीरो और लगा देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है? 100 1025 बटे 1000 1025 बटे 1000 ठीक है? अब इनको 4 से काट लो या 5 से काट लो, कट जाएँगे। ठीक है? 5 से काटेंगे, 25 से काट सकते हैं। 25 से काटा तो ये 40 और ये 41 ठीक है? इसी तरह ये आपके सारे कट जाएँगे 40 और 25 में, ठीक है? यानी अगर आप देखोगे 1024 सॉरी फिर से 10,24,000 इंटू नीचे आपके कितने बचेंगे 40 इंटू 40 इंटू 40 और ऊपर आपके कितने बच जाएँगे 41 इंटू 41 इंटू 41 ठीक है? अब देखो 1024 जो होती है आपकी वही सीरीज़ होती है देखो, आपको याद भी होगा 8, 16, 32, 64, 64 के बाद 100 कितना आता है 128, 256, 256 ये वही वाली सीरीज़ है जिसमें आपकी मेमोरी कार्ड जब आपके मेमोरी कार्ड या फिर आपकी क्या आती है पेन ड्राइव्स आती है। तो इस यहाँ से आप काटोगे तो देखो सबसे पहले तो 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट जाएगी, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट जाएगी, ये कट गया। 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बच गया 4 5 20, 24 2 56 ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 छीके 24 और 4 चौके 16, 4 से काटेंगे तो ये 16 ठीक है। तो 16 इंटू 40 इंटू 41 इंटू 41 अब देखो इनका इकाई अंक क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इकाई अंक तो आपका 6 ही आता है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन के अंदर आपका 6 दे रखा है, ठीक है? तो इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। जबकि इसका राइट आंसर हम देखें तो यहाँ पे आपका ये है, ठीक है? 1,10,000 सॉरी 1 लाख सॉरी 11,02,736 है, ठीक है? ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
2 व्यक्ति एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं 4 किमी घंटा पर और दूसरा 3 किमी घंटा पर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुँच जाता है, दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आप दूरी और समय की बात करते हो, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी स्पीड होती है ना, उसका जो रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए इसका जो स्पीड है, वो क्या है? 4 और 3 है ना? तो इनका जो टाइम का रेशियो होगा, वो क्या होगा? इसका उल्टा होगा, यानी 3 और 4 होगा। अब आप बोलोगे कि सर कैसे? देखिए, सिंपली अगर मान लीजिए कि 60 किलोमीटर आप जा रहे हो, ठीक है? आपकी स्पीड का जो रेशियो है, वो 4:3 है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है। अब देखिए, ए को कितना टाइम लगेगा? आप 60 में 4 का डिवाइड करो, तो आप बोलोगे, इसको टाइम लगेगा 15, 15 घंटे। ठीक है? मैंने यहाँ 15 लिख दिया। बी को कितना लगेगा? 60/3, इसकी स्पीड 3 है, तो इसको लगेगा 20। अब इसको देखो काटो, काटोगे तो अब क्या आएगा? 5 से काटोगे तो 3 और 5 से काटोगे 4। हमेशा जो टाइम का रेशियो होता है वो इसी तरह आपका उल्टा आता है। तो आपको स्पीड दे रखी है कि 4 घंटे में जाता है और 3 घंटे में जाता है। जब हमने इसको स्पीड में लिखा और टाइम में लिखा तो आपका क्या आ गया? 3 मिनट पर। अब आप क्या बोल रहे हो कि जो पहले वाला है ना वो दूसरे से आधा घंटे जल्दी पहुँचा है। यानी इसका जो डिफरेंस है, भई इसमें देखो ये 3 घंटे में पहुँच गया, ये 4 घंटे में। इनका जो डिफरेंस है 1 घंटे का वो एक्चुअल में जो है वो कितना है? 30 मिनट का। 30 मिनट का। अगर ये 1 घंटा आधा घंटा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि इसकी 4 की जो एक्चुअल वैल्यू होगी, वो भी आधी हो जाएगी, यानी 2 घंटे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 आवर्स हो जाएगी, 2 घंटे और इसकी क्या हो जाएगी? डेढ़ आवर्स। अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि दूरी ज्ञात कीजिए। अब चाहें तो आप 4 को डेढ़ से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ये क्या है आपकी स्पीड है और ये टाइम है और तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से 4 चाहें तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो 6 किलोमीटर आएगा। चाहे आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 किलोमीटर आएगा। यानी उसमें तो आपका कोई डिफरेंस नहीं। तो ये था आपका मैथ का। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। चलिए, एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार में निम्न में से कौन-सा विकल्प उपलब्ध रहता है? ध्यान से केयरफुली आप इन चीज़ों को समझिए। एक तो आपका जैसे ऊपर वाला जो आइकन बना होता है ना, छोटा-सा आइकन होता है, वहाँ पे 3-4 ही ऑप्शन लिखे होते हैं। सेव का होता है उसमें, रीडू का होता है और अंडू का होता है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंट का भी ऑप्शन होता है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है आपका सबसे टॉप पे होता है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का नाम भी लिखा होता है। चलिए, वर्ड पेज में किसी पिक्चर, आकृति, ग्राफ में संशोधन करने के लिए किस टैब में जाना पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि ये आप क्या करते हो, आपको दिक्कत करता है कि हम जो है पिक्चर, आकृति, ग्राफ में संशोधन करने के लिए किस टैब में जाएँ? तो हम डालते हैं तब तो हम इंसर्ट टैब से डाल सकते हैं। लेकिन आप इनके अंदर अगर कोई संशोधन करना चाहते हो तो इनके फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। तो आप किस पे जाओगे? फॉर्मेट ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है? फॉर्मेट मेन्यू पे जाओगे, क्लियर है? आगे चलें? चलो, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज के पीछे घोषित टेक्स्ट आपने देखा होगा मेरी पीडीएफ जो आती है कई बार है ना, उसके अंदर नीचे बहुत ही हल्के शब्दों में लिखा होता है सीएमए क्लासेस, तो वो क्या होता है आपका वाटरमार्क होता है। और वही इसका क्या होता है डॉक्यूमेंट पे पेज के पीछे घोषित टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है? वो क्या होता है? वाटरमार्क होता है। आगे चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ के इंडेंट को घटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखिए, पैराग्राफ के इंडेंट को घटाकर टेक्स्ट या पिक्चर को दाईं ओर शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होती है। ठीक है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होती है, यानी यहाँ पे आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2003 वाले की मैं बात कर रहा है कि टेबल में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? एमएस वर्ड की बात कर रहा है, यहाँ पे एक्सेल की बात नहीं कर रहा। ध्यान से याद रखोगे, ठीक है? अधिकतम जो कॉलम की संख्या है वो तो कितनी है? 63, यानी कॉलम कितने हो सकते हैं? 63। अगर आप पूछोगे कि रो की संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 32,767। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को पता है संगणक का एमसीक्यू बैच चल रहा है। 3000 प्लस एमसीक्यूज़ हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ। उसमें ज़्यादा ही होंगे। 3000 तो हमने एक आंकड़ा लिया है जो हम अचीव करने वाले हैं, ठीक है? और जनवरी 31 से पहले-पहले ये कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो है आपके 100-100 क्वेश्चंस वाले प्रैक्टिस चलेंगे। तो जिस स्टूडेंट ने संगणक बैच नहीं लिया, कम से कम स्टैट्स की तो सारी वीडियोज़ आप देख लो। वहाँ से आपको डेफिनिटली सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए, एमएस एक्सेल में चयनित रेंज के केवल कॉलम मर्ज करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? क्या पूछा है कि जो एक्सेल के अंदर चेन हमने किया है, उसमें सिर्फ़ कॉलम को मर्ज करना है, ठीक है? एक बार तो हम होता है ना तो उसको सब कुछ मर्ज कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है चयनित रेंज के सिर्फ़ कॉलम को करना है तो हमें मर्ज अक्रॉस पे जाना पड़ेगा। इस पे मर्ज अक्रॉस पे, ठीक है? सिर्फ़ उसमें आपके क्या रहेंगे कॉलम आपके क्या हो जाएँगे, मर्ज हो जाएँगे। सिर्फ़ कॉलम आपके मर्ज हो जाएँगे, ठीक है? जैसे आप देखो यहाँ से अगर मान लो कि मुझे एक टेबल बनानी है, मान लो कि ये फॉर्मेट है टेबल, ठीक है? ठीक है, ऐसा। अगर आप यहाँ से कुछ लिखना चाहते हो और यहाँ पे सिर्फ़ आप क्या कर सकते हो कि ये रो नहीं खत्म हो, ये रो आपकी मर्ज ना हो और आपकी कॉलम जो है वो मर्ज हो जाए ताकि हम नाम लिख सकें। तो आप मर्ज अक्रॉस पे जाओगे। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन लेन जो है आपके इन्वर्टेड कॉमा में अंश लिखा है का आउटपुट क्या होगा? लेन में हमें जो है नंबर्स की संख्या पता चल जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना? 4 ही अंक है, 4 ही अक्षर है।
सेल में HH क्या प्रदर्शित करता है? तो कल हमने देखा था नेम आता है तो इसका मतलब है फ़ॉर्मूला गलत है और HH आता है इसका मतलब है रेंज से बड़ी वैल्यू इसमें डाली गई है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। एमएस एक्सेल में प्रूफिंग टूल किस टैब में उपलब्ध रहती है? तो प्रूफिंग टैब होती है। प्रूफिंग टूल जो है वो रिव्यू टैब में उपलब्ध रहता है। प्रूफिंग टूल्स के अंदर अंदर क्या आते हैं? स्पेलिंग, ग्रामर आते हैं, रिसर्च आता है, थीसरस आते हैं, ठीक है? ये विकल्प आपके उपलब्ध रहते हैं और ये कहाँ पे आता है? रिव्यू टैब के अंदर। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग करके हम खाली सेल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? कितनी सेल्स जो है खाली है, उसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं किससे? काउंट ब्लैक से। फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कमेंट लिखी सेल को क्या कहा जाता है? जो कमेंट लिखी सेल है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपकी सेल टिप। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो। एक्सेल में एग्जैक्ट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एग्जैक्ट फंक्शन का 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग के को मैच करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एग्जैक्ट फंक्शन का उपयोग 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग को मैच करने के लिए किया जाता है। अगर स्ट्रिंग मैच हो जाती है तो आउटपुट ट्रू आता है, अदरवाइज़ वहाँ पे क्या लिखा आता है? फ़ॉल्स लिखा आता है। नेक्स्ट देखिए। एक्सेल में एक्टिव सेल को एड्रेस कहाँ पे प्रदर्शित होता है? तो ये तो सबको पता है मेरे हिसाब से, है ना? कोई भी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपका जहाँ पे नेम बॉक्स होता है वहाँ पे आपको ये दिख जाता है। ठीक है? एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स व एक्टिव सेल का कंटेंट फ़ॉर्मूला बार में दिखता है। ठीक है? जो कंटेंट है वो आपका फ़ॉर्मूला बार में दिखेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो कहाँ दिखेगा? नेम बॉक्स में और एक्टिव सेल्स के अंदर क्या लिखा है वो किसमें दिखेगा? फ़ॉर्मूला बार में। एक्सेल में टेक्स्ट को सेल में प्रदर्शित करने के लिए कितने प्रकार के अलाइनमेंट विकल्प उपलब्ध रहते हैं? अगर आप इसके अंदर बात करोगे विकल्प कितने उपलब्ध होते हैं, तो आपके 6 टाइप के होते हैं, टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर व राइट, ठीक है? क्या हो गया? टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ठीक है? 6 टाइप्स के आपके अलाइनमेंट होते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है? क्या हो गया देखो, लेफ्ट, राइट और सेंटर और क्या है? यहाँ पे आपके क्या रहेंगे? बॉटम यानी सबसे नीचे, फिर आपका मिडल यानी बीच में और आपका क्या रहेगा? टॉप रहेगा, जो कि सबसे ऊपर। ये 6 टाइप्स के अलाइनमेंट। पावर पॉइंट स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस को शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे हिसाब से ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो ये F5 होगा। इस कैप से हम क्या कर सकते हैं? स्लाइड शो को रोक सकते हैं, कैप कर सकते हैं, ठीक है? इसका तो राइट आंसर F5 है, रोकने के लिए आपका इस कैप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पावर पॉइंट में बने किसी प्रेजेंटेशन को पूर्व निर्धारित नाम क्या होता है? तो जब भी आप देखोगे, तो जो डिफ़ॉल्ट नेम है, जब तक आप किसी और नाम से सेव नहीं करते, तब तक वो किस नाम से चलती है? प्रेजेंटेशन 1 के नाम से, ठीक है? चलिए, निम्न में से इंटरनेट का अनुप्रयोग किसमें होता है? ई-कॉमर्स में, ईमेल में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो सभी में होता है इंटरनेट का प्रयोग तो, ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन-सा ईमेल प्रोटोकॉल है? स्मॉल मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईएमएपी, पीजीपी, तो ये सभी प्रकार के क्या है? ईमेल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन-सा ब्राउज़र मैक ओएस, ठीक है? मैक जो ऑपरेटिंग ब्राउज़र है, इसमें कौन-सा चलता है? वेब ब्राउज़र सफारी चलता है। इनका खुद का डेवलप किया हुआ है, ठीक है? सफारी जो है वेब ब्राउज़र 2003 में डेस्कटॉप में मैक ओएस के साथ आया। मोबाइल में इसका प्रयोग 2007 में प्रारंभ किया गया है। सर्च इंजन पर कंटेंट खोजने कहलाता है। हम इसको क्या कहते हैं? क्राउलिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा केवल 1 क्राउलिंग कहते हैं, सर्च इंजन पर कंटेंट को खोजना। तो ये थे 60 क्वेश्चंस जो आपके साथ हमने डिस्कशन किए, यानी 31 से 60 हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 61 से लेकर हम 90 क्वेश्चंस शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स बने, ठीक है? जैसे-जैसे आप आंसर करते हो, कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो, ये सारी चीज़ें। मैथ्स के क्वेश्चन आपको पॉज़ करके सोल्व करना है, फिर देखना है जो आपका एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है? काफ़ी सारे लाइक्स कम किए आपने ना जो कल वाली वीडियो भी है उसके अंदर भी, ठीक है? आगे हमारी ये सीरीज़ चलती रहेगी, आपको लास्ट में पीडीएफ भी मिल जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि कंप्यूटर और इनके क्वेश्चन जो है आप वीडियोज़ के माध्यम से जल्दी-जल्दी देख लो ताकि आगे रिवीजन में भी आपको दिक्कत ना आए। बस अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।